हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की ही तरह बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल की बात करेंगे और पिछली वीडियो में हमने ये भी जाना कि किस तरीके से प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये भी पता चला कि ये दो तरीके के होते हैं, एक तो कोसरवेट्स और दूसरे माइक्रोस्फेयर। कोसरवेट इसे ओपेरिन ने दिया था, यानी इसका नाम ओपेरिन ने दिया था, और जो माइक्रोस्फीयर है इसे सिडनी फॉक्स ने दिया था। उसके बारे में हमने जाना कि कोसरवेट्स क्या है और माइक्रोस्फीयर क्या है। फिर उसके बाद हमने और भी कुछ चीज़ें देखी थी और उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप इसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते टाइम आप दो तरीके के नोट बनाते हैं। कुछ लोग की ऐसी मानसिकता होती है, कुछ लोग का ऐसा होता है कि वो हेडिंग डाल के नोट करना चाहते हैं और कुछ लोग एक ही हेडिंग में सब कुछ नोट करना चाहते हैं। सो जो एक ही हेडिंग में सब कुछ नोट करना चाहते हैं, मैं उनके हिसाब से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा काम मेरे जैसे लोग करते हैं जो बहुत सारी हेडिंग्स को याद नहीं रख पाते हैं। सो वो लोग ऐसे लिख लें जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे लिखवा रहा हूँ। बाकी जिनको हेडिंग डाल के लिखने का शौक़ है उनको मैं बता दूंगा कि किस जगह पे हेडिंग डालनी है। बाकी पॉइंट तो सब में सेम रहेगा। इसमें सिर्फ हेडिंग नहीं डाली गई है, सब कुछ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल में ही लिख दिया गया है। सो आपके ऊपर है, आपको जैसे पसंद आए आप वैसे लिख लीजिएगा। तो पिछली वीडियो तक हमने क्या देखा कि प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब प्रोटोसेल्स में आपने दो चीज़ जानी है, वो आपके ऊपर है। मैं मोटी मोटा बात कर रहा हूँ कि आपने ये जान लिया है कि प्रोटोसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आगे देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल डाल के आप उसी में लिखते जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो ओरिजिन हुई है वो प्रोटोसेल से 3.5 बिलियन ईयर अगो मानी जाती है। ठीक है, सारा काम आपको पता है कि पानी के अंदर ही चल रहा है। ठीक है ना, समुद्र के पानी के अंदर ये सब प्रोसेस चल रही है। उस समय का जो एटमॉस्फेयर था वो एनएरोबिक था, क्योंकि जो उस टाइम का एटमॉस्फेयर था उसमें फ्रीली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि फ्री ऑक्सीजन नहीं मूव कर रहे थे। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन ये सभी एब्सेंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, जटिल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें डिवीज़न बाइनरी फिजन के थ्रू होता था। बाद में ये जो प्रोकैरियोट्स थे वो ब्रोथ में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करने लगे। ब्रोथ मतलब पता है ना, समुद्र का ही पानी। उसमें से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनको एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करने लगे। एक तरीके से कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स का ये क्या था, खाना। ठीक है, और ये इन ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज़ करते थे, एज अ खाना यूज करने लगे, और वो धीरे धीरे हेट्रोट्रॉप्स में चेंज हो गए। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में बदल गए। फिर जब ये हेट्रोट्रॉप्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगे उस समुद्र के पानी में, जब ये हेट्रोट्रॉप्स बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होने लगे तो सी वाटर में न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगे, यानी कि ख़त्म होने लगे। क्यों ख़त्म होने लगे? क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एज अ फूड यूज़ करते थे और अब इनकी संख्या बढ़ी तो ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो समुद्र के अंदर प्रेजेंट थे उन सभी को तो घोट गए। अब घोट गए तो कुछ बचा नहीं, इसी वजह से उसकी कमी होने लगी। देखिए, आपके डाउट भी क्लियर करते चलूँ। जो प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल अभी हमने देखी, वो आप टॉपिक डाल के भी लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट्स में हमने वो चीज़ें पढ़ी। फिर हमने नाम आया, एक नया नाम आया हेट्रोट्रॉप्स। तो वो कोई नया चीज़ नहीं है, वो उनके न्यूट्रिशन का एक इवोल्यूशन है। ठीक है, अभी और भी होगा, सिर्फ चेंजेस हुए हैं, उनके खाना खाने के तरीके में विकास हुआ है। वही विकास के थ्रू प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई रही होगी। आपने अब तक नाम तो सुना ही होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसी प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक में अभी इवोल्यूशन होगा, लेकिन इनके तरीकों में, इनके जो
न्यूट्रिशन के मोड में चेंजेस होंगे। अभी फ़िलहाल में हेटरोट्रॉप्स है, फिर आएगा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में वो खाना खुद बनाएगा, ऑटो यानी कि स्वयं, तो ये खुद ही खाना बनाएगा। फिर उसके भी 2 पार्ट हैं, फिर उनको देखेंगे और फिर हमारा आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फिर वही लास्ट टॉपिक है, फिर वही ख़त्म हो जाएगा। चलिए, जिनको हेडिंग वाइज लिखना है मैं वो स्क्रीन पे ऐसे लाइन करके आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सी हेडिंग डालनी है और या किस हेडिंग में कितना लिखना है। ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, बाकी आप लिखते टाइम तो आपके स्क्रीन पे सब दिख ही रहा है, आप वहाँ से ले के लिख सकते हैं। अब तक ये जो बना है वो हेटरोट्रॉप्स का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स का फॉर्मेशन क्या करना है, मतलब ये अब अपने खाने को इस तरीके से ग्रहण कर रहे थे, कैसे कि बना बनाया खाना था, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले से समुद्र में बने बनाए हैं, यानी कि रेडीमेड पड़े हुए हैं। और ये हेटरोट्रॉप्स क्या किए, वो उनका यूज कर रहे थे और यूज एज अ फूड यूज किए, और उसे यूज करते करते क्या किया, इन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर दिया। अब इन हेटरोट्रॉप्स से ऑटोट्रॉप्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है वो जानिए, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वयं, ठीक है, स्वपोषी। तो अब ये क्या था कि ये अपने लिए, ये जो ऑटोट्रॉप्स का फॉर्मेशन हुआ, ये ऑर्गेनिज्म इतने कैपेबल थे, इतने काबिल थे कि अपने लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के थ्रू खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे। ठीक है, इसका मतलब कि ये अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थे, ये इतने कैपेबल थे कि अपने लिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना था वो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के थ्रू खुद ही प्रोड्यूस कर लेते थे। अब जो ये ऑटोट्रॉप्स हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। उसे देखिए अब, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता गया, टेम्परेचर कम होता गया, जो समुद्र के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो धीरे धीरे बंद हो गया। और ये जो प्रोकैरियोट्स थे वो कन्वर्ट किस में हो गए, कीमो ऑटोट्रॉप्स में, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स थे वो किस में चेंज होने लगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स में। और ये करते क्या थे, तो ये एनर्जी का यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर लेते थे। ठीक, यानी कि ये कीमो ऑटोट्रॉप्स सबसे पहले एनएरोबिक बैक्टीरिया के जैसे थे और ये एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज़ करते थे। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते थे। इन कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ, यानी कि इन कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। अब ये एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते थे, तो वो देखिए, ये वाटर का यूज़ करते थे लेकिन हाइड्रोजन सोर्स के लिए नहीं। वाटर का यूज़ तो करते थे, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेन लाइन है, ये वाटर का यूज़ करते थे लेकिन हाइड्रोजन सोर्स के लिए नहीं करते थे। और ये जो एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे चेंज किस में हो गए, एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। और अब ये एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स वाटर को एज अ हाइड्रोजन सोर्स के रूप में यूज करते थे। इसीलिए मैंने कहा था जो एनएरोबिक है वो वाटर को हाइड्रोजन सोर्स के लिए नहीं यूज़ करते थे, लेकिन जो एरोबिक थे वो वाटर को हाइड्रोजन सोर्स के लिए ही यूज़ करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का यूज़ करते थे और उसी कार्बन से क्या बनाते थे, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते थे, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये उस फोटो ऑटोट्रॉप्स का यानी कि एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का एक तरीके से खाना है। ठीक है, आगे देखिए। और ये जो फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स हुआ यही आपका साइनोबैक्टीरिया था, यानी कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर क्लोरोफिल
प्रेजेंट था। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट था तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते गए। आपको सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो उसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते गए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब यही यूकैरियोटिक सेल बन जाएगी, फिर हमारा काम हो जाएगा। बस इन ऑक्सीजन का एक यूज और है कि ये ओजोन की लेयर बनाएगी ताकि यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर ना आए, वहीं पे छन के वहीं पे ख़त्म हो जाए। सिर्फ प्योर लाइट, अच्छी लाइट ही हमारी अर्थ पर आ पाए। ये फॉर्मेशन होने के बाद फिर हम फॉर्मेशन कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आज मेरा पढ़ाने का भी मन नहीं है, आज मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कभी कभी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिस दिन आपका पढ़ाने का मन नहीं होता है, और आप कह सकते हैं कि आज वही दिन है। सो आज मेरा उतना मन भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो बन के रखा हुआ था और मैंने आज सोच के आया था कि मैं आज इस वीडियो को डाल दूंगा, पर मॉर्निंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो गई जिसकी वजह से अब मेरा मन तो नहीं था। फिर मैंने खुद से कहा था तो मेरा डालना बनता था। सो मैं इस वीडियो को डाल दे रहा हूँ। मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को ऐसा कुछ पता ना चले। मैंने वॉइस में कोई कमी नहीं रखी है, पूरे एनर्जी के साथ बोलने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको पसंद ना आए तो मैं माफ़ कीजिएगा। अगली वीडियो में हम वापस से कम बैक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं ना, ये जो इतने सारे जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स था, उनके खाने की मोड्स में चेंजेस हुए। पहले हेटेरोट्रॉप्स आया, फिर ऑटोट्रॉप्स आया, फिर ऑटोट्रॉप्स से कीमो ऑटोट्रॉप्स आया, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स आया। ये जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस का क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न है म्यूटेशन। बात समझ रहे हैं? काफ़ी बड़ी इसकी रीज़न क्या है? म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन ही की मतलब एक तरीके का ये उत्परिवर्तन ही है, एक नई चीज़ ही है ना, कि वहाँ से यूकैरियोटिक सेल तक परिवर्तन होती चली आ रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह म्यूटेशन है। देखिए, आपको ये टॉपिक बहुत लंबा लग सकता है, क्योंकि उसकी वजह है कि बहुत कुछ एक ही चीज़ में लिखने की कोशिश की गई है। सो अगर आपको ऐसा फील होता है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, यानी बहुत ढेर सारी भी पढ़े होते हैं, तो अगर हमें उनमें से भूले भटके भी कुछ याद आता है तो हम उतनी क्वांटिटी में लिख सकते हैं जहाँ से हमारा काम चल जाए। सो इस वजह से अगर आपको देख लीजिए, आपको जो सही लगे, मेरा ऐसा मानना है। सो इतना लंबा होने की वजह से आप अगर इनको पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ खास ऐसा है नहीं, तो आपको अगर भूले भटके भी याद आएंगे तो आपके लिए इतने याद रहेंगे कि आपका काम आसानी से हो जाए। बाकी आप समझेंगे तो कुछ खास है नहीं। चलिए तो आगे देखिए। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स थे वो संख्या में धीरे धीरे इंक्रीज होते गए, ठीक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में और समुद्र के पानी में दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते थे, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को एज ए प्रोडक्ट रिलीज़ करते थे। इसका मतलब है कि पानी में भी और एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ओजोन में चेंज होने लगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ओजोन में चेंज होने लगी, और ओजोन ने एटमॉस्फेयर की बाहर एक लेयर बना दी। उसी को हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। और उस ओजोन लेयर का आपको पता ही है कि काम क्या है, तो वो यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ विजिबल लाइट या प्योर लाइट को ही हमारे अर्थ पर एंट्री करने देता है। बाकी सबको कहता है ना बेटा ना, इधर से जाना नहीं, तू अच्छा नहीं है धरती के लिए, जो चीज़ अपनी अर्थ के लिए अच्छी नहीं है उसको आने नहीं देंगे। ऐसा काम ओजोन लेयर का है। सोचिए हम कितने अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी धरती को जिस तरीके से ख़राब कर सकते हैं, हर तरीके से ख़राब करते हैं। बात तो हम आते ही नहीं है। अपनी बात भी कर रहा, खुद को छोड़ नहीं रहा, बाकी सबकी भी वही बात है। पर इसमें भी कुछ महानुभाव हैं जो इस महान
चीज़ों में अपना समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो थोड़ा थोड़ा हमें तो जागरूक होना पड़ेगा ही। आगे देखिए, तो फिर यही है हमारी अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स। कौन? यही सूरज हमारी अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स है, जो कि हमें पता है। बस यहाँ तक ही था आपका ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक की बात आएगी या यूकैरियोट्स की बात आएगी, तो हम अब इसे भी देख लेते हैं। यूकैरियोट्स का क्या है कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो 1.5 बिलियन ईयर अगो पहले मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की या यूकैरियोट्स की डेवलपमेंट के लिए दो तरीके के रीज़न दिए गए, एक सिम्बायोटिक रीज़न और एक इन्वेजिनेशन। देखिए, अब बात करते हैं सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक ओरिजिन में ये कहा गया कि जो उस टाइम पे हमने अब तक क्या क्रिएट हो चुके थे, तो साइनोबैक्टीरिया क्रिएट हो चुके थे। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो अन्य बैक्टीरिया को, जो भी उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, उसको खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और उसको डाइजेस्ट न कर पाने की वजह से जो उसमें बैक्टीरिया थे जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे, वो एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किए जिनसे यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये अपना सिम्बायोटिक ओरिजिन था। अब बात करते हैं हम इन्वेजिनेशन की। अब जो ये सेकंड थ्योरी है, इसके हिसाब से इसका कहना ये था कि जो बाहर की मेम्ब्रेन थी, जो मेम्ब्रेन थी वो सेल के अंदर जाके इन्वेजिनेशन होके सेल के अंदर जाके वो अन्य ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, अन्य ऑर्गेनल्स मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, जो भी एक सेल का एक ऑर्गेनल होता है, कोशिकांग होता है, उन सब का फॉर्मेशन कर लिया और इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा किसका कहना था? इस थ्योरी का कहना था। अब नॉर्मली आप यूकैरियोटिक सेल डाल के और बस बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके अंदर ये दो थ्योरी है, सिम्बायोटिक और इन्वेजिनेशन, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। अब मैं आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करके दिखा देता हूँ, टाइम जाएगा लेकिन आपके फ़ायदे के लिए। आप छोटे कॉन्सेप्ट में 2-3 मिनट में पूरी चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं। तो आज हमने देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले प्रोटोसेल का फॉर्मेशन किया था। उसमें हमने बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर इकट्ठा होकर कोसरवेट बनाते हैं। कुछ ने इसका नाम कोसरवेट दिया, कुछ ने इसका नाम माइक्रोस्फीयर दिया। माइक्रोस्फीयर नाम दिया था सिडनी फॉक्स ने और कोसरवेट नाम दिया था ओपेरिन ने। लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो था, जो बेस्ट कोसरवेट था, वो था माइक्रोस्फीयर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जो इनमें सबसे बेस्ट था वो था माइक्रोस्फीयर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बडिंग की प्रोसेस होती थी, वो डिवीज़न विजन कर सकता था, इस वजह से वो बेस्ट था। इन माइक्रोस्फीयर में न्यूक्लिक एसिड आकर मिला। कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है, सब कुछ पानी से ही मिलेगा। फिर उसमें डीएनए, आरएनए आकर मिले। अब डीएनए, आरएनए कहाँ से आए? प्यूरिन, पायरिमिडीन, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, इन सबों से मिलकर डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ होगा। जो आपकी मेम्ब्रेन है वो आपकी फैट और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो इन सबों से आके फॉर्मेशन हुआ। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो अब आके प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन हुई। अब प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि फर्स्ट सेल तो जो बनी उसमें क्या था? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन एब्सेंट थे। फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल सी के वाटर से रेडिमेंट बने, जो पहले से बने हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उसको एज अ फूड यूज़ करने लगे और ये हेटेरोट्रॉप्स में चेंज हो गए। फिर जब ये हेटेरोट्रॉप्स में चेंज हुए तो इनकी संख्या तेज़ी से समुद्र के अंदर बढ़ने लगी। तो जो समुद्र में पहले से बने बनाए रेडीमेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, यानी कि ख़त्म होने लगे। अब कोई चीज़ यूज़ होगी तो कम होगी ना, बस वही बात है। मतलब मिला जुला के कहना ये था कि हेटेरोट्रॉप बहुत ही कामचोर था, खाना बनाना नहीं चाहता था, बना बनाया खाना चाहता था। तो जो जब सी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, तब यही हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। और ये महापुरुष, ये ऑटोट्रॉप्स, ये महापुरुष इतने लायक थे, इतने अच्छे थे कि अपने लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन खुद कर लेते थे। काफ़ी अच्छा इंसान था। और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने में इसकी हेल्प फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती थी। फिर ये कीमो ऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए। सबसे पहले
फिर इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ जो CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते थे। अब इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना और ये एनएरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स में चेंज हो गए जो वाटर को हाइड्रोजन के लिए यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन सोर्स के लिए यूज़ नहीं करते थे। फिर इनमें एनएरोबिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ जो वाटर को हाइड्रोजन सोर्स के लिए यूज करते थे और जो CO2 है उसमें से कार्बन को यूज करते थे और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते थे। जो पहला साइनोबैक्टीरिया बना वही था आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा मानना है। और ये क्या करते थे, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते थे, ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, फिर अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर बनी, फिर UV रेज अंदर नहीं आ पाती थी, फिर धीरे धीरे सारी चेंजेस होते होते यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया और बस वहीं पे बात ख़त्म हो गई। जो इतनी सारे चेंजेस हुई हैं वो चेंजेस क्यों हुई है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, म्यूटेशन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, उस वजह से ये थोड़ा लेंदी लगता है, पर ठीक है, आप समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। मैंने हर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, बताने को भी बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।